नमस्कार साथियों, मैं मंजीश कुमार ALP गाजियाबाद। आज हम लोको में लगे ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट के बारे में जानेंगे और इस सर्किट में लगे हर एक इंटरलॉक के बारे में जानेंगे, कैसे ऑपरेट होता है और ऑपरेट होकर कैसे कार्य करता है। ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट लोकोमोटिव में क्यों लगाए गए हैं, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब कभी हमारी गाड़ी के ड्रिलमेंट से या अन्य किसी कारण से बगल वाली लाइन में अवरोध या रुकावट पैदा हो जिससे आने वाली गाड़ी को नुकसान होने का खतरा हो, तब तुरंत लोको पायलट अपनी गाड़ी की लोकोमोटिव के फ्लैशर लाइट को ऑन करेगा या ड्रिलमेंट के समय ऑटो फ्लैशर लाइट स्वयं ऑन होकर आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करेगा और आने वाला गाड़ी का लोको पायलट फ्लैशर लाइट को देखकर तुरंत ब्रेकिंग करके अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके दुर्घटना के स्थान से पहले गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहेगा, जिससे भारी होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट हमारा जब कभी भी किसी भी कारण से BP का प्रेशर किसी भी कारण से ड्रॉप हो, किसी भी कारण से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि BP पाइप अनकपल हो जाए, ट्रेन पार्ट हो जाए या गार्ड प्रेशर ड्रॉप करे या ड्रिल बेंट हो जाए या हम A9 से ही जब कभी भी हम BP का प्रेशर 0.6 kg/cm² से अधिक गिराते हैं तो हमारा P2 पिकअप होकर ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में क्लोज होता है और ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट हमारा कार्य करने लगता है। तो इस पूरे सर्किट में हमारे दो प्रेशर स्विच P1 और P2 होते हैं, जिनकी अहम भूमिका इस सर्किट में होती है। P1 प्रेशर स्विच हमारा A9 और MU2B के बीच लगा होता है। जो P1 की सेटिंग हमारी 4.8 kg/cm²। जब हमारा A9 और MU2B के बीच 4.8 kg/cm² प्रेशर बनता है तो हमारा P1 ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में ओपन हो जाता है, ये यहाँ से हट जाता है। और जब प्रेशर ड्रॉप होकर 4.5 kg/cm² हो जाता है तो हमारा P1 ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में क्लोज हो जाता है। P2 हमारा BP पाइपलाइन पे लगा होता है। जब हमारा BP का प्रेशर 4.4 kg/cm² से कम हो जाता है तो हमारा P2 पिकअप होकर ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में क्लोज हो जाता है। और जब प्रेशर बढ़कर 4.7 kg/cm² हो जाता है तो हमारा P2 ओपन हो जाता है। पहले हम ये जानेंगे कि अगर हम A9 से प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो A9 MU2B के बीच प्रेशर पहले ड्रॉप होता है, फिर धीरे धीरे BP पाइपलाइन से प्रेशर ड्रॉप होता है। और जैसे ही हम A9 को रिलीज पे करते हैं तो A9 और MU2B के बीच प्रेशर पहले बनता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरी गाड़ी में BP चार्ज होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम A9 से प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो P1 पहले सर्किट में क्लोज होगा और P2 बाद में सर्किट में क्लोज होगा। और जैसे ही हम A9 को रिलीज पर रखते हैं तो P1 हमारा पहले सर्किट से ओपन होगा और P2 बाद में, क्योंकि BP पाइप पूरी गाड़ी में BP चार्ज होने में टाइम लगता है इसलिए। तो इस ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट को हमारे CCLS से फ्यूज से सप्लाई मिली है, जो 6 एम्पीयर का फ्यूज होता है। तो CCLS से फ्यूज से सप्लाई गई, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई, हमारी नेगेटिव सप्लाई तो ये नीचे से जा ही रही है। तो जैसे ही हमारी ऊपर से सप्लाई गई, यहाँ से गई और यहाँ से होती हुई हमारे P2, जब कभी भी BP का प्रेशर हमारा 0.6 kg/cm² से अधिक ड्रॉप होता है तब हमारा P2 यहाँ पर पिकअप होकर इस सर्किट में क्लोज होता है। P2 के क्लोज होने पर सप्लाई आगे बढ़ती है। ये PR1 का NCI लगा है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सप्लाई आगे जाएगी आगे जाएगी और फिर SW1 और SW2 के 2 NCI लगे हैं। ये हमारे दोनों कैबों में ड्राइवर डेस्क पर लगे होते हैं। और ये QFL रिले का NCI लगा है। अभी QFL रिले हमारी डीएनर्जाइज है तो सप्लाई हमारी बजर के पास जाती है और बजर बोलने लगता है। और साथ साथ में सप्लाई हमारी यहाँ से इधर से जाती हुई LED के पास जाती है और LED हमारी दोनों कैब में ग्लो करने लगती है। और साथ साथ में सप्लाई हमारे PR2 को मिलती है। PR2 रिले एनर्जाइज होती है। PR2 रिले एनर्जाइज होकर इसका NOI Q51 की ब्रांच पर बैठता है, जिससे Q51 रिले एनर्जाइज हो जाती है। और Q51 रिले एनर्जाइज होकर V2 की कॉल को एनर्जाइज करती है, जिससे हमें ऑटो रेगुलेशन मिलता है, GR0 की साइड आता है। तो P2 के पिकअप होने पर 4 काम हुए यहाँ पर, बजर बोला और साथ साथ में रिवर्सर के सेट होने पर हमारी फ्लैशर लाइट
रिवर्सल की दिशा के अनुसार जलने लगती है। चलती गाड़ी में ज़्यादातर रिवर्सल हमारा फॉरवर्ड में ही रहता है, इसलिए अगले वाली कैब की हमारी फ्लैश लाइट कार्य करने लगती है। तो P2 के पिकअप होने पर एक तो हमारा बजर बोला, साथ साथ में LED जली, PR2 पिकअप हुई और फ्लैश लाइट कार्य करने लगी। 4 कार्य होते हैं हमारे P2 के पिकअप होने पर। जब लोको पायलट को लगा कि बगल वाली लाइन सुरक्षित है, कि हमारी गाड़ी का अकेली का BP अनकपल हुआ है और या गार्ड ने प्रेशर ड्रॉप किया है, तो इस स्थिति में हमें ऑटो फ्लैश लाइट को बंद करना होता है और साथ साथ में बजर को बंद करना होता है। ये टाँव 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 करता रहता है। तो इसके लिए हमारे दोनों कैब में डेस्क के पास, ड्राइवर डेस्क पर SW1 और SW2, SW1 कैब 1 में और SW2 हमारा कैब 2 में स्विच लगे होते हैं। जैसे ही हम SW को प्रेस करते हैं तो यहाँ से इसका NCI हटता है, तो आगे जाने वाली सप्लाई में कट पैदा होता है। कट पैदा होते ही हमारा बजर और फ्लैश लाइट बंद हो जाती है। बजर बोलना बंद हो जाता है और फ्लैश लाइट हमारी बंद हो जाती है। और जैसे SW से एक काम ये हुआ यहाँ पर, और जैसे SW को हम प्रेस करते हैं, इसका एक NOI QFL की ब्रांच पर बैठता है और QFL की ब्रांच पर बैठते ही हमारी QFL रिले, फिर हमारी सप्लाई यहाँ से होती हुई ये QFL रिले की कोयल में आती है और QFL रिले हमारी एनर्जाइज बन जाती है। QFL रिले एनर्जाइज होने के बाद हमारा यहाँ ये QFL का रिले का एनर्जाइज होने के बाद हमारा क्या होता है, ये QFL यहाँ से यहाँ इस लाइन पर जो ये QFL रिले का NCI ये हट जाता है और जैसे हट जाता है और यहाँ पर सेल्फ इंटरलॉक जो QFL रिले का लगा हुआ है NOI, ये हमारे यहाँ पर बैठ जाता है। अब हम SW को स्विच को छोड़ते हैं। अब यहाँ पर ये NCI बैठ जाता है और ये QFL रिले का NCI यहाँ पर एनर्जाइज होने के कारण QFL रिले का NCI यहाँ पर हट जाता है, इसलिए यहाँ पर QFL रिले का NCI दिया गया है। अगर ये नहीं देते तो SW को जैसे ही हम छोड़ते तो फिर ये हमारा यहाँ पर NCI लग जाता, फिर हमारा बजर और फ्लैश लाइट जलना शुरू स्टार्ट हो जाता। और ऐसे ही हमारा एक QFL रिले का सेल्फ इंटरलॉक किस लिए लगाया गया है, जैसे ही हमने SW को प्रेस किया और यहाँ पर QFL की कोयल को सप्लाई मिली और QFL रिले हमारी एनर्जाइज हुई, इसका NOI यहाँ पर बैठ गया और इसके बैठने पर ये अब SW को हम यहाँ पर छोड़ दिया। छोड़ने पर तुरंत क्या हो जाता है, यहाँ पर फिर QFL रिले डीएनर्जाइज हो जाती, फिर डीएनर्जाइज होकर यहाँ पर इसका ये भी NCI बैठ जाता और SW का फिर हमारा ये बजर और फ्लैश लाइट काम करना शुरू कर देती। तो लेकिन ये काम ना करे, इसलिए हम इसका यहाँ पर QFL रिले का हमारा सर्किट में NOI लगा हुआ है, जिससे ये अपने सेल्फ इंटरलॉक से SW के छोड़ने के बाद भी एनर्जाइज बनी रहती है जब तक हमारा P2 सर्किट में क्लोज रहता है। तो इस प्रकार हमारा बजर और फ्लैश लाइट बंद हो जाती है। और जब तक हमारा BP का प्रेशर 4.7 kg/cm² तक नहीं होता, तब तक हमारी LED जली रहती है और PR2 हमारी एनर्जाइज बनी रहती है। और जब हम समस्या को दूर कर लेते हैं, तो जब हमारा BP का प्रेशर 4.7 kg/cm² से अधिक हो जाता है, तो हमारा P2 ऑटो फ्लैश लाइट सर्किट से हट जाता है और आगे जाने वाली सप्लाई सारी कट हो जाती है, जिससे LED भी बंद हो जाती है और PR2 हमारी डी एनर्जाइज हो जाती है। अब हम जानेंगे P2 के पैरेलल में TS किस लिए लगाया गया है। ये हमारा टेस्टिंग, ऑटो फ्लैश लाइट को टेस्ट करने के लिए स्विच लगा होता है। जो काम हमारा P2 करता है वही काम हम मैनुअल TS के द्वारा भी कर सकते हैं। ये हमारा TR पैनल पर, रिले पैनल पर लगा होता है। जैसे ही हम TS को प्रेस करते हैं तो CCLSA फ्यूज से आने वाली सप्लाई TS के NOI जब यहाँ से NOI लगता है तो यहाँ पर सप्लाई आगे जाती है और सारे काम होते हैं। LED भी जलती है, PR2 पिकअप होती है, बजर बोलता है और फ्लैश लाइट हमारी कार्य करती है। ये हमारे टेस्टिंग के लिए लगाया गया है। एक होता है RGF का NOI लगा है। ये RGF कब पिकअप होती है, जब हमारी AFI की सुई 85 PSI अंक को पार करती है, तब हमारी RGF रिले एनर्जाइज होती है और एनर्जाइज होकर हमारा क्या होता है, सर्किट में बैठती है और हमारा सारा काम LED जलेगी, PR2 पिकअप होगी, बजर बोलेगा और फ्लैश लाइट जलने लगती है। RGF का काम समझ में आया। यहाँ पर TS का
स्विच का काम समझ में आया और P2 का हमारा काम यहाँ पर समझा हमने। उसके बाद हम देखते हैं PR1। PR1 मतलब P1 हमारा यहाँ से CCLS फ्यूज से सप्लाई गई। अब हमने ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट कैसे जली और कैसे हमने बंद की ये समझा। अब हम A9 से प्रेशर ड्रॉप करते हैं और A9 के प्रेशर ड्रॉप करने से ऑटो फ्लैशर लाइट हमारी जलनी नहीं चाहिए। और वो कैसे नहीं जलती, और कभी कभी जल जाती है तो वो हमारा सर्किट में कोई फॉल्ट होता है तो उसे फॉल्ट समझना चाहिए और उसकी बुकिंग लॉग बुक में लिखनी चाहिए। तो जैसे ही हमें पता है कि जो हमारा P1 होता है वो हमारा A9 और MU2B के बीच लगा होता है। जैसे ही हम A9 से प्रेशर ड्रॉप करते हैं, जैसे ही हमने A9 से प्रेशर ड्रॉप किया 0.5 से अधिक या 1 kg 1.5 kg जितना ही प्रेशर हमने A9 से ड्रॉप किया, हमारा P1 पिकअप हुआ और P1 पिकअप होकर हमारे यहाँ पर ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में क्लोज हुआ। P1 के क्लोज होते ही हमारी PR1 रिले एनर्जाइज होती है और PR1 रिले के एनर्जाइज होते ही PR1 का लगा NCI यहाँ पर सर्किट से हट जाता है। अब जैसे ही हम A9 से BP प्रेशर ड्रॉप करते हैं उस टाइम P2 भी पिकअप होगा, क्योंकि BP का प्रेशर अगर 0.6 kg/cm² से अधिक ड्रॉप हुआ A9 के द्वारा या किसी भी कारण से P2 भी पिकअप होगा। लेकिन पहले PR1 पिकअप होगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और फिर PR1 जैसे ही हमारा एनर्जाइज हुई तो यहाँ से ये हमारा NCI हटा तो P2 पिकअप हो जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे जाने वाली सप्लाई में कट पैदा हो गया है, जिससे हमारी आगे होने वाले काम नहीं होंगे। और अब जैसे ही हमारी PR1 को हमने 60 सेकंड की टाइम लैग डिले क्यों बनाया गया है इसके बारे में समझेंगे। और जैसे ही हम A9 को रिलीज पोजीशन पर करते हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि A9 और MU2B के बीच प्रेशर जल्दी बनता है और BP चार्ज होने में प्रेशर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे ही हमने A9 को रिलीज पोजीशन पे किया, BP MR का प्रेशर हमारा 4.8 kg/cm² बनते ये यहाँ से हटा और यहाँ से हटते ही हमारा PR1 क्या डीएनर्जाइज हुआ। अगर ये 60 सेकंड की टाइम लैग डिले नहीं होती तो यहाँ पर PR1 का NCI यहाँ पर बैठ जाता, P2 अभी क्लोज ही रहता क्योंकि BP अभी चार्ज नहीं हुआ, तो हमारे फिर LED जलती, PR2 पिकअप होती, बजर बोलता, ऑटो फ्लैशर लाइट हमारी जलने स्टार्ट हो जाती। अब इसलिए हमारी PR1 रिले, जैसे हमने P1 हमारा यहाँ सर्किट से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद भी हमारा PR1 60 सेकंड तक एनर्जाइज बनी रहती है और 60 सेकंड तक ये अपने NCI को यहाँ से हटाए रखती है और 60 सेकंड में इतना BP का प्रेशर बन जाता है और BP का प्रेशर बनने पर P2 हमारा यहाँ सर्किट से हट जाता है। उसके बाद 60 सेकंड के बाद PR1 रिले हमारी डी एनर्जाइज होती है, उसके बाद NCI लगता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा P2 अब सर्किट से ओपन हो गया है। अब हमने PR1 रिले का भी काम समझा और A9 से ऑटो फ्लैशर लाइट कैसे नहीं जलती ये भी समझा। और अब हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा PR2 का NOI इस सर्किट में क्यों दिया गया है। अब जैसे हमारी गाड़ी का कभी ड्रिलमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट के कारण ड्रिलमेंट हुआ, ट्रेन पार्टिंग हो गई, किसी भी कारण से BP प्रेशर ड्रॉप हुआ, BP प्रेशर ड्रॉप होते ही हमारा P2 पिकअप हुआ और P2 पिकअप होकर हमारा LED जली, PR2 रिले एनर्जाइज हुई, बजर बोला और फ्लैशर लाइट हमारे कार्य करने लगी। लेकिन जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ तो लोको पायलट थोड़ा गड़बड़ा जाता है। वो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, A9 से प्रेशर ड्रॉप करता है गाड़ी को रोकने के लिए। देखता है कि एकदम से क्या हो गया, गाड़ी में कैसे प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो एकदम लोको पायलट क्या करेगा, हमारा A9 से ब्रेक लगाएगा। और A9 से जैसे ही लोको पायलट ब्रेक लगाएगा तब हमारा क्या होगा, P1 सर्किट में क्लोज होगा। P1 के क्लोज होते ही हमारा क्या होगा, PR1 रिले एनर्जाइज होगी। PR1 रिले के एनर्जाइज होने के कारण ये सर्किट में यहाँ से NCI हटेगा और हमारा सर्किट हमारा कार्य करना बंद कर देगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा सर्किट कार्य करना बंद करे, हम चाहते हैं कि
बीपी का प्रेशर पीछे से ड्रॉप होता है तो हमारी ऑटो प्रेशर लाइट हमारी जलती रहे। तो इसीलिए हमारा PR2 का NCI लगा रखा है। जैसे ही हमारा P2 पिकअप हुआ, P2 के पिकअप होते ही हमारा LED जली, PR2 रिले एनर्जाइज हुई और QFL रिले बजर बोला और प्रेशर लाइट जलनी स्टार्ट हुई। और जैसे PR2 रिले P2 के द्वारा पिकअप हुई तो उसका यहाँ पर हमारा NOI सर्किट में क्लोज हो गया। और अब लोको पायलट चाहे A9 से ब्रेक लगाए, A9 से ब्रेक लगाने पर क्या होगा, PR1 हमारा क्या होगा, यहाँ से एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होकर यहाँ से सर्किट से हटेगा, लेकिन सप्लाई हमारी CCLS फ्यूज से होती। P2 हमारा अभी सर्किट में क्लोज है क्योंकि BP प्रेशर पीछे ड्रॉप है, तो सप्लाई हमारी यहाँ से होती हुई इस पूरे सर्किट को चालू रखती है। इसलिए हमारा PR2 रिले का यहाँ पर NOI दिया गया है। तो आज हमने ऑटो प्रेशर लाइट सर्किट में लगे हर एक प्रेशर स्विच रिले के बारे में जाना और हर एक प्रेशर स्विच कैसे ऑपरेट होकर कार्य करता है और कैसे रिले के NCI NOI हमारे काम करते हैं, इस बारे में जाना। आशा है आप सभी लोग इस सर्किट को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।